हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। कैसे हो बच्चों आप सब और कैसे चल रही है तैयारी। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल इस वन शॉर्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन की कहानी शुरू होती है फॉर्मूलों से। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई फॉर्मूले याद कर ले जाए। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है? एक्स पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी। ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स होता है लॉग सेक एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स प्लस। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इनवर्स एक्स, और अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो ये होता है कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। इंटीग्रल का कांस्टेंट रूल क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है, आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो? एक्स के, तो इसका इंटीग्रल आएगा के एक्स प्लस सी। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो क्या होता है? कांस्टेंट बाहर हो जाता है और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रल जो भी होगा, मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है तो वो हो जाता है। तो ये कहलाता है कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पावर रूल जो होता है वो हमेशा तो अब पावर रूल ऑफ इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट वन केस। एन जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठते हैं कि अगर n -1 हो जाए तो क्या होगा? अगर n -1 हो जाए तो इसका मतलब ये 1/x बन जाएगा, और 1/x का इंटीग्रल होता है आपका ln x या log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हैं इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। अगर हमें ये याद है तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमने फॉर्मूले याद कर लिए। अब जो अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक इंटीग्रेशन। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज दिस। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन बन जाएगा अगर फॉर्मूले आते हैं। तो कोई रूल जो है 7.1 में नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 7.1 के 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, फटाफट से यही से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट 14 क्वेश्चन है इंटीग्रेट दिस। तो अगर हम इस रूट एक्स को अंदर ले आए तो रूट एक्स टाइम्स 1 इज रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। फिर x जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगे 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। दोनों ही फंक्शन x की पावर n के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अभी हम इसमें पावर रूल लगा लेंगे। x की पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होता है? x पावर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि ऊपर ले आओगे तो 2/3 माइनस x की पावर 3/2 का इंटीग्रल होगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 यानी कि 2/5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है। देन 18 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है इंटीग्रेशन के लिए। तो हम अगर सेक एक्स को अंदर भेज दें तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स इंटू 10x इज सेक एक्स इंटू 10x। तो अभी हमें एक ऐसा इंटीग्रल मिला है जो कि 2 फंक्शन का सम है। तो इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इंटीग्रल अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का 2 इंटीग्रल्स हमें मिलेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। तो हम देख सकते हैं कोई रूल नहीं लगा, डायरेक्टली हमें एक ऐसा फंक्शन मिला जिसका इंटीग्रेशन हमें पता था। तो यही है 7.1 के पूरे क्वेश्चन में। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को 7.1 में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमें 7.1 कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का अगला टॉपिक है यानी कि 7.2 इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? अगर हम
जैसे अब तक हमने क्या देखा कि हमें जो एक फंक्शन दिया होगा उसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाओगे, जैसे साइन एक्स है, हमें जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, ख़त्म बात। लेकिन अगर साइन एक्स ना दे के ये एक्स स्क्वायर दे दे और बगल में एक और फंक्शन आ जाए 2x, इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि दो फंक्शन है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया है, दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन में हमारे पास जितने ज़्यादा फंक्शन होंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि ये जो टर्म है ना ये हट जाए, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशन की। हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो हट जाए। तो अब बहुत ध्यान से देखना कि अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लें कुछ टी, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लें, यानी हमने वेरिएबल एक्स को टी में बदल दिया। अब अगर एक्स बदला है तो डी एक्स भी तो बदलेगा, इसलिए इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और t का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा dt बाई dx। ठीक है, तो 2x एक्स्ट्रा टर्म क्या थी हमारे पास 2x थी, तो 2x और dx को इधर ले आओ, तो 2x और dx की वैल्यू क्या हो जा रही है dt। अब हम अपने इंटीग्रल में वापस जाते हैं, हम इंटीग्रल में ये सब रख देते हैं, साइन और एक्स स्क्वायर को तो अपन t मान लिए थे इंटू 2x dx की वैल्यू dt। देखिए आपका जो एक्स्ट्रा फंक्शन था वो हट गया, कैसे? इस सब्स्टिट्यूशन से। यही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको देखना है ध्यान से कि किस फंक्शन को हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और उसी को t सब्स्टिट्यूट करिए जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो कहीं आसपास, क्योंकि t मानने से उसका जो डेरिवेटिव है वो टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टर्म को हटाने के लिए हम लोग t सब्स्टिट्यूशन करते हैं और यही कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसका इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल आप अच्छी तरह से जानते हैं, माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी और टी की वैल्यू रख देंगे जो हमने माना था, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब 7.2 में आपको इसके क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो इंटीग्रल log x स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का एकदम बेसिक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग log x को t सपोज कर लें, अगर हम लोग log x को t सपोज कर लें, क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव हम देख सकते हैं 1/x यहाँ प्रेजेंट है। उस बाई सब्स्टिट्यूशन की मेन ट्रिक याद रखिए, उस फंक्शन को t मान लेते हैं जिसका डेरिवेटिव यानी कि जिसे डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा वो कहीं आसपास हो, तो वो टर्म हट जाएगा और हमारा फंक्शन एकदम सिंपल हो जाएगा। दिस इज ट्रिक फॉर इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, इसीलिए हम लोग log x को t मान लेंगे। फिर इसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, dx को उधर भेज दो, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो हम देख सकते हैं कि 1/x dx ये पूरा टर्म हमारा हट जाएगा, क्या आ जाएगा dt। तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा, log x को तो अपन t माने थे, t स्क्वायर और dx बाई एक्स की वैल्यू dt। देख सकते हैं कितना इजी हो गया हमारा इंटीग्रल। और t स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता है t³/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t की वैल्यू क्या थी? ये थी, तो log x³/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 7.2 में मिलेंगे। किसी एक फंक्शन को t मानना है, उसको जिसका डेरिवेटिव कहीं आसपास हो। हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन वर्स x को अगर हम t मान लें, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट कर लें तो उसका डेरिवेटिव हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, हमने इसे t मान लिया है और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इसका डेरिवेटिव ये t का डेरिवेटिव dt बाई dx, तो dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि dx अपॉन दिस, ये पूरा फंक्शन हट गया है, क्या हो गया है? dt हो गया है। इंटीग्रल में वापस जाइए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन वर्स x को t मानना है, तो t और ये वैल्यू हो गई dt की। देखिए कितना इजी हमारा इंटीग्रल बन चुका है। t का इंटीग्रल होता है t²/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, एंड व्हाट इज t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल cos √x अपॉन √x dx। अभी आपको इंटीग्रल cos √x अपॉन √x। अभी यहाँ पे देखिए
हम जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स आता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला रूट एक्स है उसे अगर आप हटाना चाहते हो तो रूट एक्स को आप टी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इससे जो नीचे वाला रूट एक्स है वो हट जाएगा। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसे डिफ्रेंशिएट करिए, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt, हम अपने इंटीग्रल में से रख देते हैं, तो i इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स को तो अपन ने t मान लिया है, dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2dt है, तो 2 बाहर dt। अभी आपके पास एकदम सिंपल इंटीग्रल बच गया। कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन t होता है, और t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो ये है इस फंक्शन का इंटीग्रल। अब यहाँ पे जो हमें इंटीग्रल दिया है उसमें इतनी इजीली हमें नहीं समझ में आएगा कि किसे टी मानना है, लेकिन अगर हम ध्यान से इसे लेकिन अगर हम इसे एक स्टेप सॉल्व कर लें, यानी इसको अलग से ले लें, और इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/x, और ये जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर x + log x होल स्क्वायर, अब जब भी आपको कन्फ्यूजन हो ना कि किसे t मानना है, तो याद रखिएगा कि जिस भी फंक्शन के ऊपर कुछ पावर है या जिस भी फंक्शन के ऊपर रूट है वही t माना जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी डाउट नहीं रह जाता है कि हमें x + log x को t सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसी के ऊपर तो पावर लगी हुई है। तो लेट x + log x इक्वल्स टू t, फिर इसे x के रिस्पेक्ट में, अब इसे डिफरेंशिएट करिए, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, dx को इधर ले आइए, तो 1 + 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा 1/1 + x और dx है ये पूरा हट गया है, ये सब dt हो गया है। तो हम अपने इंटीग्रल में वापस जाते हैं, और इसे हमने चूँकि t माना था तो t² और ये बाकी के जो दो टर्म है वो dt हो गए। तो बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है ये, और इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, t³ / 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t की वैल्यू क्या है, x + log x है, तो उसका ³/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इस इंटीग्रल को देखिए, 3 मार्क्स में कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें बस क्या करना है, tan इनवर्स x⁴ को t सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x⁴ का जो डेरिवेटिव है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो बाकी के टर्म्स हैं ये पूरा tan इनवर्स x⁴ का डेरिवेटिव है। हम उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव कहीं आसपास दिख रहा हो, या फिर हम उस फंक्शन को t मानते हैं जो कहीं ट्रिग्नोमेट्री में फंसा हुआ है, या जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, जिसके ऊपर रूट लगी होती है, उसे t मानना होता है। और आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 1/1 + x⁴ का स्क्वायर और x⁴ का 4x³, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये होगा, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, तो x³ अपॉन 1 + x⁸ और dx को इधर ले आओ इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4 को इधर नीचे ले आते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म थी इंक्लूडिंग dx, ये पूरे की वैल्यू dt/4 हो चुकी है। तो इंटीग्रल में वापस जाते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे साइन, इसको तो अपन t मान लिए थे, और बाकी का जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया है, dt/4 हो गया है। 4 को बाहर कर लेते हैं, साइन t का इंटीग्रल होता है -cos t, और t की क्या वैल्यू है, tan इनवर्स x⁴ है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये होगा इसका इंटीग्रल। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 की, जिसमें हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इंटीग्रल को इजी बनाएंगे, मतलब पहले जो आपके पास इंटीग्रल होगा उसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पाओगे। 7.2 में क्या था, हम किसी एक फंक्शन को t मान लेते थे, दूसरा हट जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि आप डायरेक्ट t भी नहीं मान सकते हो, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के फंक्शन को करना है सिंप्लीफाई, और उसके बाद जैसे सिंप्लीफाई होगा आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन से चाहे डायरेक्ट। अभी जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2 नंबर में आ सकता है, अभी नहीं समझ में आ रहा किसे t मानना, लेकिन अगर हम sin² x को लिख लें 1 - cos² x, यानी हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर लिया। अभी देखिए फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि 1 - cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x इंटू 1 - cos x लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर वाला जो 1 + cos x है वो कैंसिल हो जाएगा,
और हमारा इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, जिसे आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये है आंसर। देख सकते हैं कि बस छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया और हमारा फंक्शन बहुत इजीली सिंपल हो गया, जिसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। फिर 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा साइन बाई कॉस, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 10 स्क्वायर का तो आप इंटीग्रल नहीं जानते हो, लेकिन आप इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं और अब हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 10x होता है, लेकिन ये x बाई 2 है, इसलिए x बाई 2 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये है इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कई बार बोर्ड में से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। इंटीग्रल है क्वेश्चन नंबर 22 5.3 का, इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें कॉस और कॉस है, ऐसा भी हो सकता है कि साइन हो या कॉस और साइन हो या साइन और कॉस हो। याद रखिएगा, अगर एक जैसा है कॉस कॉस है तो आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ए माइनस बी इज़ अ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से तो हम इंटीग्रेशन के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें भी साइन साइन है तो भी हमें साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन अगर मिक्स हो कॉस साइन साइन कॉस, दोनों में ही हमें कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं हो। तो अगर ऐसा याद रख लेंगे तो ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ये हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। माइनस बी, हमें यहाँ पे क्या करना है कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। अभी जो बाहर वाला टर्म है वो तो एज अ कांस्टेंट ऐसे ही रहे आएगा, लेकिन नीचे वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाला ध्यान से देखिए, हमारा बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव, तो आपको करना क्या है, ऊपर इसमें एक्स ऐड करना और एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने एक्स ऐड कर लिया और बी नेगेटिव है तो यहाँ पे बी इसके साथ लिख लीजिए। उसके बाद हमें एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ए पॉजिटिव हो गया और बी नेगेटिव हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब ये जो आया है वो वैल्यू ए माइनस बी की ही है, लेकिन जो नीचे जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वो हमें ऊपर लाना था, इसलिए हमने कुछ ऐसा सेट कर दिया है इसे। जो बाहर का टर्म है उसे ऐसे ही रहने दीजिए और अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी से इसे एक्सपेंड कर दीजिए। मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। अब क्या करना है, अलग अलग लेना है। न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म के नीचे भी डिनोमिनेटर को लेके जाना है और सेकंड टर्म के नीचे भी डिनोमिनेटर को ले जाना। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग लेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। लाइक इसके नीचे हम इसको ले जाएंगे तो क्या होगा कि कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी माइनस, अब इसके नीचे जब इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए बचेगा, बाहर डी एक्स। अब 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, साइन बाई कॉस इज 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस बी माइनस 10x माइनस ए, बाहर dx। तो अब जो टर्म आई है हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं। 10x का इंटीग्रल होता है log sec x या माइनस log cos x, तो हम इसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसका इंटीग्रल माइनस log cos x है ना, log cos x माइनस बी, तो cos x माइनस बी, फिर पहले से माइनस है और इसमें एक और माइनस आएगा तो प्लस log
कॉस एक्स माइनस ए, इंटीग्रेशन लाइन के अंदर। चलिए, तो I इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग m माइनस एन क्या होता है, लॉग m अपॉन एन हो जाता है। तो जो पॉजिटिव है वो ऊपर आएगा, तो लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब लॉग है इसलिए मॉड भी लगा लेते हैं, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, इस फंक्शन का इंटीग्रल। तो अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में हम आगे। एक्सरसाइज 7.4, ये एक्सरसाइज बेस्ड है इस पे, ये एक्सरसाइज बेस्ड है इन 6 फार्मूलों पे। ये है स्पेशल 6 फार्मूलेज। अगर हमारा इंटीग्रल ऐसा है कि या फिर वो अगर हमारा इंटीग्रल इनमें से किसी एक फॉर्मेट का है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये 7.4 के टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग पहले a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। इंटीग्रल 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग मॉड x प्लस, फिर ये सेम फॉर्मेट ये यहाँ पे रहेगा। फिर इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस, फिर इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। फिर इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस, फिर ये सेम ब्रैकेट यहाँ। इन फॉर्मूलों के हेल्प से टाइप 1 के क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है ना इस फॉर्मेट का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे हमारे x की प्लेस में 2x है, a की प्लेस में 1 है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ये फार्मूला, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस, क्योंकि x की जगह 2x है, प्लस फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। अब हमने x किसको मान लिया था, 2x को, तो 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो टाइप 1 के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट डायरेक्ट फार्मूले का ही यूज़ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। हमें जो इंटीग्रल दिया है उसमें पहले थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर है और नीचे 10 है, तो हमने क्या करना है, 10x को t सपोज कर लेना है। तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कोस टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर हम इसमें रख दें तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। और अब हम ये वाला फॉर्मूला इसे लगा देते हैं इसमें, तो लॉग मॉड x यानी कि t, और t की वैल्यू क्या है 10x है, प्लस रूट ओवर फिर आपका 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये इस तरह से जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा इंटीग्रल ऐसा है कि डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है लेकिन उसे हम बना सकते हैं। 7.4 के जो 10 से 15 तक के क्वेश्चंस हैं वो उनमें से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, और इसमें हमें क्या करना होता है कि फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है इन स्पेशल फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करना है, जो आपका ए स्क्वायर का टर्म है पहले इसको, तो अभी हमें जो रूट के अंदर का टर्म है ना ये इसे हमें इनमें से एक फॉर्मेट में लाना है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 6x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 7 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा रूट ओवर dx अपॉन, फिर इसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर लेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और पहले से क्या है -7 है पहले से। तो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन गया है। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर माइनस ये है आपका x प्लस 3 होल स्क्वायर
और माइनस 9 माइनस 7 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 16 है आपका 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ओवर। अब इसको हम लोग ना माइनस अंदर करके पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्मेट का आ गया आपका, इस फॉर्मेट का आ गया, और x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x। x की जगह कौन है, x प्लस 3 है, अपॉन a की जगह कौन है, 4 है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये इसका फाइनली आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस कंप्लीटिंग तो जो भी इंटीग्रल दिया है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ऐसे फॉर्मेट में लाना है जिसमें से वो स्पेशल फॉर्मूले लग जाए। ठीक है, अब हम लोग जो हमारे 16 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल ऑफ टाइप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाले इंटीग्रल। इनमें अपन क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका अब इसमें हम लोग यानी नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और ऊपर एक लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो अभी फॉर्मेट पढ़ रहे थे उसमें ऊपर कोई टर्म नहीं थी, तो हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर लिए। अब यहाँ पे एक टर्म है जो कि उसका डेरिवेटिव भी नहीं है, टी सब्स्टिट्यूशन में नहीं लग सकता, ये भी नहीं लग सकता, तो इसको एक अलग मेथड से किया जाता है, एक अलग अप्रोच से किया जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में जो टर्म है उसे इस जो रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। बाय यूजिंग सम अप्रोच वी विल मेक, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाया जाता है। तो एक छोटी सी मेथड फॉलो करेंगे जिससे हमारा इंटीग्रल थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से इस मेथड को समझ लेते हैं। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चाहे हम लोग 16 से लेकर 23 तक एनसीईआरटी का करें चाहे दूसरा करें। तो ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है, इसलिए मैंने ये लिया है। मेथड समझ लीजिए, मेथड समझने से आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड में क्या होता है कि हमने अपने इंटीग्रल को आई सपोज कर लिया, उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको लिखते हैं a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर जो टर्म है वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस बी, लैम्डा म्यू भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हमने अपने न्यूमरेटर को क्या मान लिया, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 5 होगा प्लस बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाएंगे। बनाने के लिए हमें a और b की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, दोनों साइड x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। इस साइड x का कोफिशिएंट 1, इस साइड x का कोफिशिएंट जब a अंदर जाएगा 2a। ठीक है, और कहीं x है नहीं, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू हाफ मिल जाती है। फिर कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों साइड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है और यहाँ पे जब a अंदर जाएगा 5a प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू तो हाफ मिल चुकी है, तो 2 इज इक्वल टू 5 हाफ प्लस b, तो यहाँ से आपको b मिल जाता है 2 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2, तो b की वैल्यू मिल जाती है आपको माइनस हाफ। a और b हमें दोनों मिल चुके हैं, a एंड b दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने इंटीग्रल में वापस जाना है। हमारा इंटीग्रल क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 2। अब x प्लस 2 की वैल्यू हम अब देखिए हमारा जो x प्लस 2 है उसकी वैल्यू, अब a और b की वैल्यू हम ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा x प्लस 2 हो जाएगा a यानी कि हाफ, फिर 2x प्लस 5 प्लस b यानी कि माइनस हाफ। ठीक है, तो 2x प्लस 5 की आपको ये वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिल गई, ये थोड़ा सा बड़ी हो गई है बट ये हमारे काम की वैल्यू, अब इसके हेल्प से हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। अब हम वापस अपने इंटीग्रल में जाएंगे, i
इसमें पहले न्यूमरेटर में क्या था x प्लस 2, लेकिन अब हमें ये x प्लस 2 नहीं रखना है। अब हमें क्या रखना है, x प्लस 2 की वैल्यू जो हमने अभी बड़ी मेहनत से निकाली है। तो हाफ, फिर 2x प्लस 5 माइनस हाफ, तो ये न्यूमरेटर में रखना है अपॉन, और डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे रहेगा। क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और बाहर dx। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, अलग अलग, अब हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में बंटने वाला है। तो I इज इक्वल्स टू हाफ, पहले पार्ट में हाफ और ये 2x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ये पहला पार्ट है, माइनस हाफ, फिर हाफ के नीचे इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में बट चुका है। I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, दोनों इंटीग्रल्स हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें तो सीधे t मान लेंगे। और ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है जो अभी अपन पढ़ रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। और यानी अब दोनों पार्ट आपके लिए इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है। I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब इसको हम लोग t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t सपोज कर लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dt अपॉन रूट t हो जाएगा। और इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, t की पावर माइनस हाफ dt। ठीक है, तो I1 आ जाता है आपका हाफ t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि हाफ अपॉन हाफ, ये कैंसिल। तो I1 इज t की पावर हाफ यानी कि रूट ओवर t, और t किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को माना था। ठीक है, तो दिस इज योर I1। फिर I2 में हमें इसको बिल्कुल पिछली मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे इंटीग्रेट करना है कि तो I2 निकाल के जैसे I2 आएगा इस जगह पे वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल इंटीग्रल। तो आई होप आप समझ पा रहे हो इस इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल को। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लेंदी कितना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप इसे इंटीग्रेट कर पाते हो। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रल, चाहे आप 16 से 23 तक के कोई भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लो, चाहे PYQs कर लो, ये ऐसे ही करना है। आपको मेथड समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन के नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 में। ठीक है, पहले इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूल। पार्शियल फ्रैक्शन हमें लगाना कब होता है, जब भी हमें कोई ऐसा इंटीग्रल दिया हो जिसमें कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर सकते हो। अभी भी हमने ऐसे इंटीग्रल देखे थे, अभी भी आपने ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते थे, लेकिन तब वो फैक्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी अगर आपका इंटीग्रल ऐसा लिखा जा सकता है कि जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में हो और वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में हमेशा x की पावर डिनोमिनेटर से कम ही होनी चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर फैक्टर बना हुआ हो या फैक्टर बनाया जा सके तो समझ जाना कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाना ये समझ में आ गया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाना है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये इस इंटीग्रल में ये जो फैक्टर है ना वो एक एक हो जाए, एक हो जाएगा तो हम जैसे ये ऐसा एक हो जाए प्लस फिर ऐसा कुछ दूसरा हो जाए, तो अगर ये ऐसा अलग अलग हो जाए तो हम ऐसे का इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x का इंटीग्रल log x, तो 1/x प्लस a का इंटीग्रल log x प्लस a, यानी इसे अलग कर पाएँ हम तो हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी ही मेथड है जिसमें आप डिनोमिनेटर के फैक्टर को सेपरेट करते हो। अब फैक्टर कैसे हैं और फैक्टर कितने हैं उसके बेसिस पे हमें कुछ रूल पढ़ने होते हैं, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल है कि अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और दो हैं, x माइनस ए पहला फैक्टर, x माइनस बी दूसरा फैक्टर, तो आप उसको कैसे अलग अलग करोगे, a अपॉन पहला फैक्ट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है कि अगर फैक्टर दो तो हो लेकिन दोनों आपस में सेम हो, तो इसका रूल होता है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा रूल, अगर फैक्टर डिस्टिंक्ट हो लेकिन तीन हो, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं ये फर्स्ट रूल को, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर, दिस इज थर्ड रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद फोर्थ और लास्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
अगर आपको एक ऐसा फंक्शन दिया हो जिसमें कि जो डिनोमिनेटर है उसका एक फैक्टर तो बन रहा हो, लेकिन बाद में एक ऐसा इक्वेशन दिया हो, मैंने एग्जांपल ले लिया है ताकि आप पहचान पाओ कैसा इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल फैक्टर ही ना हो, मतलब इसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हो। एक तो फैक्टर बन गया है लेकिन दूसरा जो एक ऐसा इक्वेशन है इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तब क्या करना है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन वो इक्वेशन जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि एक फैक्टर बन पाएगा तो ए अपॉन वो जो बना हुआ फैक्टर है प्लस वो इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, तो उसे अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, बी एक्स प्लस सी ऊपर लिखेंगे और नीचे वो इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये रूल है। आई होप रिविजन हो गया है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे, अब देखिए 7.4 का आप अब देखिए 7.5 का आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसमें ये जो रूल हमने डिस्कस किया है वो ही यूज़ करना है। अब देखिए 6, 12 और 18 ये 3 क्वेश्चन जो हैं इसमें हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से, ना तो इक्वल होने चाहिए ना ही डिनोमिनेटर में कम होनी चाहिए। तो अभी 12th क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। उसके लिए हम लोग जो डिवीजन की प्रोसेस होती है उससे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, है ना। तो हम इसमें x का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर ये कैंसिल और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 आ गया। अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो डिवीजन एक बार ही कर लिया। तो अब हम लोग इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो कोशंट आया वो लिखते हैं प्लस, फिर जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो ऊपर लिखते हैं अपॉन, डिवाइड किससे किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ये लिखते हैं। तो अब हमारा जो इंटीग्रल है, अब जो हमारा फंक्शन है ये 2 पार्ट में बट गया है, जिसमें से हम दोनों पार्ट को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसमें लग जाएगा सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो क्या समझ में आया कि जब ये नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन देखते साथ ही लगा लेना है, पहले ये देखना है कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए हमने इसको पहले क्या किया, डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला, और जब वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन इसके आगे लग सकता है, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, पहले आप देख के समझिए कि क्या ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेटर में फैक्टर बने हुए दिख रहा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको इंटीग्रल से बाहर लाइए, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए कि कौन सा रूल लगेगा। तो एक तो फैक्टर बना हुआ है तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके रियल फैक्टर नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा, ये लास्ट वाला रूल लगेगा। तो इसको लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन, फिर जो फैक्टर नहीं बन पा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। पार्शियल फ्रैक्शन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, डिनोमिनेटर उनके क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स, फिर माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसा मिलेगा x की वैल्यू, ठीक है। और अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पे b है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। फिर x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो इस साइड x का कोफिशिएंट 1 है और c, फिर माइनस b,
ये सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लिया जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, और फिर यहाँ पे a और फिर यहाँ पे -c, a माइनस ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे जो कुछ इक्वेशन मिले हैं उनकी हेल्प से हमें ABC निकालना है। तो अगर हम लोग की फर्स्ट और सेकेंड है को ऐड कर लें तो 0 + 1 = 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो b और b + b - b कैंसिल, a + c मिल जाएगा, a + c = 1 मिल जाएगा। फिर इसमें थर्ड को ऐड कर लीजिए, थर्ड क्या है a - c, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये c कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a, 2a = 1, 2a = 1, a = 1/2 ये मिलेगा आपको, a = 1/2, ठीक है, a = 1/2। अब a की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो फर्स्ट इक्वेशन में b = -1/2 मिल जाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन से a और c इक्वल है तो c इज़ ऑल्सो 1/2, तो यहाँ से a b c तीनों मिल चुके हैं। अब जैसे ही a b c मिले, आप जहाँ से स्टार्ट किया था अपने ये जो डिवीजन रिजॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन में, उसमें हम लोग रख देंगे इसको। तो हमारा जो x/, जो हमारा मेन फंक्शन था x/(x² + 1 x - 1) इज़ इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ½ x - 1, फिर प्लस bx + c प्लस bx + c, b की वैल्यू कितनी है -½ x प्लस c की वैल्यू कितनी है ½ अपॉन फिर ये इक्वेशन x² + 1, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे डिवाइड कर लिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। x/(x² + 1 x - 1 dx इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रल क्या होगा, ½ x - 1 dx। फिर अभी ये वाला पार्ट है, इसको दो और पार्ट में भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो -½ x/(x² + 1 dx एंड द नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज +½ (1/x² + 1 dx। अब हर एक पार्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ½ log mod (x - 1) -½ इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है अपन को, x² + 1 को t सपोज करना है, x² + 1 = t, तो 2x dx = dt, तो x dx = dt/2, ठीक है, dt/2, और पहले से 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा dt/t, तो log t, और t क्या है, x² + 1 प्लस ½ और इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan 1x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। अभी चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, एक स्टेप और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो बहरहाल ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो ये है हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रल। तो ऐसे ही हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है, किस तरह के फैक्टर्स हैं, फैक्टर किस तरह के हैं, उस हिसाब से हम a/फर्स्ट फैक्टर प्लस b/सेकेंड फैक्टर प्लस c/थर्ड फैक्टर, या जो वट एवर द रूल इज, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना है, a b c की वैल्यू निकालना है, जिससे हमारा इंटीग्रल कुछ पार्ट्स में बट जाएगा और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए 7.5 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन नंबर 18, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। इंटीग्रल x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। तो अभी क्या है, ये पहली बात तो ये कि इसमें 4 पावर का टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दूसरा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो इसमें है तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो अपने इंटीग्रैंड को बाहर लिखना है, फिर x² की जगह t सपोज कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा t + 1 t + 2 t + 3 t + 4, ये हो जाएगा। अब t में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम पावर है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम डिवीजन करेंगे, ये न्यूमरेटर वाले जो दो फैक्टर उनको अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, t² + 3t + 2 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, t² + 3 + 4 7t + 3 × 4 12, ये आएगा, ठीक है। अब अपन जैसे एक्चुअली डिवीजन करते हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 1 टाइम t², यहाँ भी t², तो 1 टाइम डिवीजन होगा, तो 1 टाइम डिवीजन होगा तो यहाँ आ जाएगा t² + 7t + 12, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल,
3t माइनस 7t माइनस 4t और 2 माइनस 12 यानी कि माइनस 10, तो ये आ रहा है। तो अब हम इसे अरेंज कर देंगे। तो आफ्टर डिवीजन हमें क्या मिला है, सबसे पहले क्या करते हैं, कोशेंट लिखते हैं। सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं तो 1 प्लस, उसके बाद जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखते हैं, तो माइनस 4t माइनस 10 अपॉन जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, तो ये लिखे चाहे ये लिखे एक ही बात है। तो t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 एंड t प्लस 4। तो अभी देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, क्योंकि जो इसका पहला टर्म है वो तो 1 है और दूसरा टर्म एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको आगे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको सेपरेटली पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। फिर पार्शियल फ्रैक्शन की जो मेथड होती है उसे फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4। अभी ये दोनों कैंसिल, तो अभी आपका क्या आ जाएगा, ये आज बचेगा 4t प्लस 10 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3। अब ये केस है डिस्टिंक्ट फैक्टर का, यानी कि दोनों जो टर्म्स हैं वो फैक्टर बने हुए हैं। अगर b को 0 कर ले तो a मिल जाएगा, अब a को 0 कर ले तो b मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, b कैसे 0 होगा, b 0 होगा t की वैल्यू -3 रखने पे। तो लेट्स पुट t इक्वल्स टू -3 सब जगह रख देते हैं। तो 4 इंटू -3 प्लस 10 इज इक्वल टू -3 यहाँ भी रखिए, तो ये हो जाएगा आपका a बचेगा, और ये तो 0 हो जाएगा। -12 प्लस 10 यानी -2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें मिल जाती है -2। अब इसी में अगर हम a को 0 बना लें तो b मिल जाएगा। तो लेट्स पुट t इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि -4 रखने से a 0 हो जाएगा। तो -4 यहाँ रखेंगे तो ये -16 प्लस 10 यानी कि -6 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया। और इधर क्या सिचुएशन होगी, -4 रखने से ये आ जाएगा आपका -1, तो b इंटू -1 माइनस b इज इक्वल्स टू -6, तो b की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है आपको 6। और अब हम a और b हमें मिल चुका है, अब क्या करना है, अब जहाँ पे ये अपन ये रिजॉल्व किए थे वहाँ पहुँचते हैं। तो जो हमारा 4t प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हो, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, तो a इज़ -2 एंड b इज़ 6। तो अब हम ये टर्म है इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। फंक्शन था उसको आपने ऐसे लिखा था 1 माइनस, और फिर इसे कैसे रिजॉल्व किया था, ऐसे। तो अब ये वाला पार्ट लिखेंगे -2 अपॉन t प्लस 3 फिर +6 अपॉन t प्लस 4। तो रिजॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। करते हैं t की वैल्यू वापस रखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ आएगा इंटीग्रल 1 माइनस, ठीक है, हम लोग इस जगह पे रख रहे हैं 1 माइनस, और आपने इसकी वैल्यू क्या रिजॉल्व की है -2। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, ये ऐसा है 1 माइनस -2 ऐसा है ये, है ना। तो 1 माइनस फिर ये आएगा -2 अपॉन t की वैल्यू क्या है, x² प्लस 3 फिर +6 अपॉन t की वैल्यू क्या है, x² प्लस 4 बाहर dx। तो इंटीग्रल 1 माइनस प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 प्लस माइनस अंदर जाएगा तो -6 अपॉन x² प्लस 4 और बाहर dx। अब चाहें तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनली करना इंटीग्रेशन ही है, तो हम इकट्ठा कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रल x प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ a क्या है 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है, तो ये 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन a यानी कि √3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -6, और यहाँ पे x² प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 अपॉन 2 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये है आपका फाइनल आंसर। 6/2 को 3 लिख सकते हैं, दिस इज फाइनल आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले एक्स स्क्वायर को टी मानना है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, उसके लिए डिवाइड करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना है, फिर टी की वैल्यू वापस रखनी है और फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ, जो हमारी 7.6 एक्सरसाइज है, दैट इज अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में छोटा सा रिवीजन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दो बातें समझनी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब लगाना है, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे लगाना है, और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाना है, जब हमें इंटीग्रेट करना हो ऐसे फंक्शन को जिसमें कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहा हो। यू इंटू वी से भी समझ सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो फंक्शन पहले भी मिले थे, दो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 - में भी तो था, दो फंक्शन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x में भी था। लेकिन यहाँ स्पेशल बात यह है कि अगर एक फंक्शन को टी मानते हैं तो दूसरा हट जाता है, डी हो जाता है, तो सिंगल फंक्शन में बदला जा सकता है। इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो ये फंक्शन dx हो जाएगा, सिंगल फंक्शन में बदला जा सकता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब लगता है जब कोई इंटीग्रल किसी भी मेथड से सिंगल फंक्शन में नहीं बन सकता है, तो हमें लगाना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो पहले आपको ये समझना है कि भाई किसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, यानी दो फंक्शन देख के नहीं डिसाइड करना है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, बल्कि अगर आपका इंटीग्रल किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से या ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी भी तरीके से एक सिंगल फंक्शन में नहीं बदला जा सकता है, देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आई होप ये समझ गया कि कैसे लगाना है। तो दो फंक्शन होंगे, उसमें से आपको एक को u मान लेना है, दूसरे को v मान लेना है। तो u फिर इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v और उसके बाद बाहर dx। ये भी एक तरीका है। तो uv से भी आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो, लेकिन अब अगर हम चाहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें दो फंक्शन दिए हैं, जिसमें से आपने फर्स्ट फंक्शन माना f1 को, सेकंड फंक्शन माना f2 को। बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज के बाहर dx। तो इस फॉर्मूले में बहुत केयरफुल रहना है कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको हमें सेकेंड फंक्शन मानना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, उसका एक रूल है, इसे रूल से हम समझ सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है आइलेट की, उसे याद रखिए, मतलब इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी फर्स्ट फंक्शन मानने में। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, तो हम देख सकते हैं आइलेट में सबसे पहले आई आता है, यानी जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, तो हमें उसे प्रायोरिटी देनी होगी, वही फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इनवर्स फंक्शन आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक log x, log 1 + x, A for algebraic function like x, x square, x cube, T for trigonometric function like sin x, cos x, tan x, sec x, E for exponential function like e raised to x, a raised to x। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, इससे आप सही फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लोगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी इंटीग्रल दिखे तो पहले ये डिसाइड कीजिए कौन फर्स्ट फंक्शन होगा। तो ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक फर्स्ट आता है, तो log x को आपको फर्स्ट मानना है और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन मानना है। पहले हमने सही डिसीजन ले लिया कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ब्रैकेट के बाहर फिर से dx log x इंटू, तो i इज इक्वल्स टू log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x²/3 माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1/x, x² का इंटीग्रल x³/3 ब्रैकेट के बाहर dx। ये आ जाएगा x³/3 log x माइनस, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, तो ये आ जाएगा x²/3 dx। तो ये हो जाएगा x³/3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन साइन के बाहर x² का इंटीग्रल क्या होता है x³/3, तो ये आ जाएगा आपका x³/9 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये है इस x² log x का इंटीग्रल। बाई पार्ट में जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 है, उसमें 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन में बस सिंपली बाई पार्ट्स लगाना है। उसके बाद 16 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चंस हैं
वो हैं इस स्पेशल पैटर्न के इंटीग्रल्स ऑफ ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, कई बार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बना है। चलिए समझ लेते हैं क्या होगा। अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्मेट का है कि पहले तो एक्सपोनेंशियल है और उसके बाद एक ऐसा फंक्शन है जो उसके बाद एक ऐसा टर्म है जो कि दो फंक्शन का सम है, उसमें से एक एफ एक्स है यानी कि कोई भी फंक्शन है, प्लस दूसरा उसका डेरिवेटिव है, यानी कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, साथ में एक्सपोनेंशियल हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख सकते हैं इसका। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल आता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसे बहुत इजीली डिराइव किया जा सकता है। आप इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो पहला पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स साइन एक्स फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा ई रेस टू एक्स साइन एक्स। फिर ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से ई रेस टू एक्स यहाँ पे फंक्शन 1/x है, उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो इसका आ जाएगा ई रेस टू एक्स 1/x प्लस सी। तो इस तरह से 1 मार्क के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखते साथ ही लिख लोगे क्योंकि वो सेट किया हुआ होगा। लेकिन उसके आगे जो क्वेश्चन है उसमें कई बार बनाना पड़ सकता है, सेट करना होगा। एक फंक्शन होगा जिसे आपको बनाना होगा, सेट करना होगा। लाइक ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसमें अभी क्या देखिए ई रेस टू एक्स है, लेकिन उसके बाद जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट का नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल देखिए आप समझ जाओगे कि इसमें ये टाइप से किया जा सकता है। तो x-3 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं x-1 फिर -2 ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x-1 होल क्यूब। फिर अलग अलग कर लें, x-1 के नीचे भी ले जाएं x-1 होल क्यूब को, फिर -2 अपॉन x-1 होल क्यूब। ठीक है, अब एक जो है कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अपॉन x-1 होल क्यूब। ठीक है dx। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका fx है, क्योंकि इसे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -2 अपॉन x-1 क्यूब आएगा, तो ये fx है और उसमें ऐड हो रहा है इसका डेरिवेटिव। आप फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो कि दिस इंटीग्रल, क्योंकि अभी तक हमने पूरा सेट तो कर लिया है। अब जैसे ये इस फॉर्मेट में आ जाए आप फॉर्मूला मेंशन कर लो कि वी कैन सी दैट द इंटीग्रल बिकम्स ऑफ दिस फॉर्मेट एंड वी नो दैट कि जो इसका इंटीग्रल होता है ई रेस टू एक्स एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स ये है, तो इसका फाइनली जो इंटीग्रल है x-1 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। चाहे बाई पार्ट से एक लाइन में प्रूफ करके बता दो, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हमें डायरेक्ट वो फॉर्मेट दिया था और ऐसे क्वेश्चंस में हमने पहले उसको सेट किया और जब वो फॉर्मेट आ गया तो हमने उसे अप्लाई कर दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के लास्ट टॉपिक की ओर, इंटीग्रल ऑफ 3 स्पेशल टाइप्स। अगर हमें एक ऐसा इंटीग्रल दिया है जो कि इस फॉर्मेट का है या इसमें बदला जा सकता है, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.7। सबसे पहले फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जिसमें पहले x आता है, x² - a² का स्क्वायर रूट, इसमें क्या होता है एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है x/2, फिर ये पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा x² - a²। ठीक है, तो इसमें भी x/2, फिर ये पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा x² + a²। फिर यहाँ पे भी होता है x/2, फिर ये ब्रैकेट a² - x²। माइनस वाला है ना, उसमें बीच में माइनस होता है, बाकी दो में प्लस होते हैं, और उसके बाद तीनों में a²/2 a²/2 a²/2। तो -a²/2 log mod x प्लस ये पूरा एज इट इज। फिर x² + a² वाले में क्या होगा प्लस a²/2 log x प्लस फिर पूरा ये टर्म यहाँ पे एज इट इज आएगा। जबकि थर्ड टर्म जिसमें a² - x² होता है उसमें बीच में प्लस होता है a²/2 sin इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूले एक बारी रिवाइज कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन जो है अपने 7.7 एक्सरसाइज में दो तरह के हैं। पहला तो डायरेक्ट जिसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे a² - x² का फॉर्मेट डायरेक्ट है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन हम उसको उस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इंटीग्रल √x² + 4x + 1 dx ये है। तो इसमें फिलहाल फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इन फॉर्मेट में लाना है।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो बी कौन है तुम्हारा 2 है, तो 4 से ऐड करेंगे, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और +1 पहले से है, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर इंटीग्रल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, -4 + 1 यानी -3 dx। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल x प्लस 2 होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब आप देख के बताइए कि कौन से फॉर्मेट में ये आ गया है। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनकी फर्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन हमारा x कौन है, x प्लस 2 है और a कौन है, √3 है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला x/2, फिर पूरा ब्रैकेट सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, फिर माइनस a²/2 यानी कि 3/2, फिर लॉग मॉड x की जगह कौन है, x प्लस 2 प्लस, फिर पूरा का पूरा एज इट इज़ रूट सामने आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो ये है हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रल। तो इस तरह से हमें हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट होता है।